कैलोरीमेट्री में क्या होता है, जो सर्दियों में रोज सुबह हम करते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, ठीक है, थोड़ा ठंडा पानी मिलाया, थोड़ा गर्म पानी मिलाया, ठंडे पानी का टेम्परेचर मालूम है, गर्म पानी का टेम्परेचर मालूम है, दोनों को मिला के जो बना उसका टेम्परेचर निकालो, ठीक है। या बर्फ और स्टीम को मिला दिया, ठीक है, बस यही काम करना है इस पे। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, वन हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज, अनदर हीट ऑफ स्टेट चेंज, हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड हीट ऑफ स्टेट चेंज। हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज वो हीट जिससे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है। स्टेट चेंज जिससे स्टेट चेंज होती है, लाइक लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड एंड ऑल, राइट, ठीक है। ये दो टाइप की हीट होती है। टेम्परेचर जब चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, राइट। स्टेट चेंज का प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, और टेम्परेचर चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और स्टेट चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। तो ये बेसिक फिनोमिना है, करेक्ट। चलो, कैलोरीमेट्री, इट इज पार्ट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, करेक्ट। स्पेसिफिक हीट, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, समटाइम्स स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इट्स हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर of unit mass of substance, unit mass of substance by unit degree, right। unit mass अगर हम यूनिट MKS में ले रहे हैं तो 1 kg मास का 1 डिग्री सी टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट लगेगी, और अगर CGS में ले रहे हैं तो 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सी टेम्परेचर चेंज करने में जितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक हीट। सो दिस बिकम्स हीट, हीट, हीट को सिंबल करते हैं Q, पर यूनिट मास, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज सिंबलाइज्ड एज दिस C। यूनिट MKS सिस्टम में देखोगे तो क्या आएगी, जूल पर kg डिग्री सी, पर kg केल्विन, राइट। और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ये दो यूनिट्स हम यूज करते हैं कॉमनली, जूल पर kg केल्विन और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ओके। जो भी स्पेसिफिक हीट होगी सब्सटेंस की वो हमें क्वेश्चंस में दी होगी, दो हमें याद होनी चाहिए, पानी की, राइट। फॉर वाटर C is equal to 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री C, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg Kelvin. This is the conversion, right? 1 calorie per gram degree C is equal to 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg Kelvin. And for ice, C is equal to 0.5 calorie per gram degree C. तो कितना हो जाएगा, 2.1 into 10 to the power 3, राइट। बेसिकली 1 कैलोरी का जूल में कन्वर्जन होता है 4.18, तो 4.2 इज एन अप्रोक्सीमेशन, ओके। अगर आपको कन्वर्जन दिया है क्वेश्चन में तो उसी हिसाब से करना, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट कन्वर्ट कर सकते हो 4.2 से। ये समझ में है, राइट।
हीट फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. राइट? What happened to this heat? This heat increases kinetic energy of molecules. इस हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. क्लियर? एक मोल सुना है तुम लोगों ने? मोल, व्हाट इज दैट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, है ना? मास ऑफ सब्सटेंस मींस एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. अमाउंट मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अकॉर्डिंगली हम इसको एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट को, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट. और जब मोलर स्पेसिफिक हीट लीड करके लिखते हैं तो कैपिटल C से डिनोट करते हैं, राइट? एंड ये हो जाता है हीट फॉर यूनिट मोल of substance to change temperature by unit degree. राइट? उसमें क्या था? यूनिट मास. इसमें क्या हो गया? यूनिट मोल. तो कैपिटल C इज Q बाई N डेल्टा T, दैट इज जूल पर मोल Kelvin. ठीक है? Related to C as capital C is equal to capital M into small c. M is molecular weight. Molecular weight जानते हो? Mass of 1 mole substance, that is called molecular weight, right? ये हो गया heat of state change, sorry, heat of temperature change. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है. हाँ, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हीट ऑफ स्टेट चेंज. यहाँ पे M क्या है? कैपिटल M. N नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट आता है हीट ऑफ स्टेट चेंज. हो गया था ना? That is latent heat. कैपिटल L से डिनोट करते हैं. Is the amount of heat required, is the amount of heat required to change the state of substance. Solid to liquid or liquid to vapor. ठीक है?
So latent heat is the amount of heat required to change the state of unit mass of substance. Unit mass of substance. Change the state of unit mass of substance. State में कैसे कहा? Solid to liquid, liquid to vapor. At constant temperature. यानी during this period the temperature is constant. So L is equal to heat per unit mass. The unit is joule per kg और calorie per gram. कैलोरी के साथ ग्राम लेते हैं, जूल के साथ केजी लेते हैं. दैट इज यूजुअल कॉम्बिनेशन. और बाकी क्वेश्चन में देख लेना, उल्टी पुल्टी यूनिट्स भी देते हैं. ठीक है. फॉर वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Fusion means water ice. ठीक है. Ice to water, water to ice. Latent heat of fusion 80 calorie per gram is equal to 80 into 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg. Latent heat of vaporization. That is liquid to vapor. This is 540 calorie per gram. This is 540 into 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg. ये आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. Specific heat of water and latent heat of water. Heat of state change क्या हो जाएगी? सॉरी, हाँ, heat of state change क्या होगी? Q is equal to mL. This heat increases potential energy, right? Heat of temperature change kinetic energy increase करती है और ये potential energy. आइस टू वाटर में जो हीट एमिट होती है उसको भी फ्यूजन कहेंगे या फिर फ्यूजन कहेंगे? फ्यूजन ही बोलते हैं, नाम यही रखते हैं. वैसे वो मेल्टिंग होता है ना. लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, वो एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, फ्यूजन. डन. What is calorimetry? This is a process जिसमें हम एक कंटेनर लेते हैं. इंसुलेटेड कंटेनर होता है. इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर. लाइक हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. उन तीनों से इंसुलेटेड होता है. तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं इट इज एन आइडियल केस जिसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा. जो हीट है वो सारा इसके अंदर ही रहेगा, ना तो बाहर से आएगा ना बाहर जाएगा. मल्टीपल लेयर्स होती है इसमें. इसमें हम वाटर रखते हैं कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक है. वाटर रखा, इसमें एक स्पेस होता है थर्मोमीटर के लिए ऐसे, और एक स्टीरर होता है इसको हिलाने के लिए, राइट. देन
वाटर हमने डाला, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, करेक्ट। उसके बाद जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है उस सब्सटेंस को गर्म किया और इसका भी टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया, फिर इस सब्सटेंस को इसके अंदर डाल दिया। देन व्हाट विल हैपन, जब हम ठंडे में गर्म को मिलाते तो क्या होगा, गर्म वाला अपनी हीट देगा और ठंडे वाला हीट लेगा, तो गर्म वाले का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा और ठंडे वाले का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा एंड फाइनली दे विल रीच एट ए कॉमन टेम्परेचर। दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे, वो कॉमन टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। और वो कॉमन टेम्परेचर से हम फिर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप नोट कर लो। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेसिकली हमको हीट ट्रांसफर रोकना होता है सराउंडिंग में, हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट कैलोरीमेट्री, और ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। व्हाट इज इट? दिस सेज heat lost by one substance equal heat gain by other। ठीक है, जितना एक सब्सटेंस ने हीट लॉस की उतना दूसरा गेन कर लेगा। दैट इज m1c1 डेल्टा t1 is equal to m2 c2 delta t2, राइट। लाइक हमें दोनों का मास मालूम है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस मालूम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट मालूम है, सो व्हाट इज अननोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, वो कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उसमें सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसको अच्छे से समझना एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करना, राइट। 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस को -20 डिग्री सी पे उसको मिक्स किया, 25 ग्राम स्टीम। हम इस चैप्टर में जो करते हैं वो करते हैं स्टीम तक। स्टीम का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सी, और फिर स्टीम के टेम्परेचर राइज की हम बात नहीं करते क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट्स अ डिफरेंट फिनोमेना, दोज आर गैसियस फिनोमेना, राइट। So what we can do, maximum up to steam 100 डिग्री सी, ठीक है। अब इसमें सोचो क्या क्या होगा। पहले हमारे पास आइस है -20 डिग्री सी पे। अब हमने हीट दिया तो आइस मेल्ट तो होगी नहीं अभी, क्योंकि आइस किस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, 0 डिग्री सी पे। तो पहले तो वो हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, -20 से कितना करेगी, 0। सो दैट इज हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज, कितना, Q1 मान लेते हैं। देन इट विल बिकम आइस एट 0 डिग्री सी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आइस मेल्ट होगी एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, तो ये वाटर बनेगी 0 डिग्री सी पे। दिस इज हीट ऑफ स्टेट चेंज, हीट ऑफ स्टेट चेंज। फिर इसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, जो भी कॉमन टेम्परेचर आएगा, स्टीम और आइस मिला के पानी बना, पानी का कुछ टेम्परेचर होगा, तो वाटर जो हमें निकालना है टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, T डिग्री सी, राइट, एंड द हीट इज Q3। ये तो हो गया आइस का साइकिल। अब उधर स्टीम का साइकिल क्या होगा, स्टीम पहले कंडेंस होगी, स्टीम 100 डिग्री सी पे, फर्स्ट इट विल कंडेंस टू वाटर, so then it will become water at कितना, 100 डिग्री सी।
एंड इसमें ये हीट रिलीज करेगी से Q1 डैश, और फिर इस वाटर का टेम्परेचर कम होगा एंड उतना ही हो जाएगा जितना कॉमन टेम्परेचर है, एंड दिस विल बी हीट रिलीज्ड, जिसमें वाटर 100 डिग्री सी से कूल डाउन होगा, राइट. सो what is heat gain? Q1, Q2, Q3. What is heat lost? Q1 dash, Q2 dash. तो पहले Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करें. Q1 कितना? सर ये 3 डिग्री सेल्सियस लिखा है आपने. हाँ, T डिग्री. बोलो Q1 कितना? मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस ये होगा mc डेल्टा टी, है ना, राइट. तो मास ऑफ आइस कितना? 100. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5. टेम्परेचर चेंज -20 से 0, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा? 20. दैट इज हाउ मच? 1000 कैलोरी. देन स्टेट चेंज 100 इंटू टोटल 100 ग्राम है इंटू स्पेसिफिक हीट 1. हट, ये स्टेट चेंज हो रही है. स्टेट चेंज में कौन सी हीट लगती है? m इंटू एल. स्टेट चेंज के लिए होती है m इंटू एल, और लेटेंट हीट सॉलिड टू लिक्विड कितना पानी के लिए? 80. सो दैट इज 8000 कैलोरी. नहीं. नाउ Q3, अब ये बन गया पानी एंड दिस इज ऑल्सो हीट. टेम्परेचर चेंज तो कितनी होगी? mc डेल्टा टी. मास तो आइस से वाटर बनने में चेंज नहीं होता, तो वो तो वही रहेगा 100. अब वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर T, सो दिस बिकम 100 T, राइट. ये तो हो गया आइस के लिए. ना स्टीम के लिए Q1 डैश, स्टीम से वाटर बन रहा है, दैट इज हीट ऑफ स्टेट चेंज. m इंटू एल होगा ना, तो कितना है? 25 ग्राम इंटू 540. ठीक है, 20 कर लो, कैलकुलेशन मुश्किल होएगी. 20 ग्राम मान लो. 20 इंटू 540 कितना हुआ? 10,800 कैलोरी. एंड फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा, दैट इज कितने ग्राम? 20. एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड टू वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 और टेम्परेचर चेंज 100 में से T कम हुआ, सो दिस इज 2000 माइनस 20 T, करेक्ट. अब हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ये कितना हो गया? 9000 प्लस 100 T, और ये कितना हो गया? 12,800 माइनस 20 T. अब इसको इधर उधर कर दो. 120 T इज इक्वल टू 3,800. एक जीरो, 31 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, है ना.
ये क्या है? प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, करेक्ट। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाता हूं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आलू उबालते पानी में डाल के, है ना? बिना पानी के क्यों नहीं उबाल सकते? हाँ, मतलब हमारा पर्पस पानी उबालना तो होता नहीं है, हमारा पर्पस तो आलू उबालना होता है ना, लेकिन बिना पानी के आलू उबलेंगे नहीं, ये हमें पता है बाय एक्सपीरियंस। लेकिन क्यों? उनकी मर्जी है, राइट। देखो, वाटर वर्क एज ए हीट एजेंट, वाटर वर्क एज ए हीट एजेंट। हम पानी को गर्म करते हैं, पानी के अंदर आलू होते हैं तो उसको सब तरफ से हीट मिलती है, यूनिफॉर्म हीट सप्लाई होती है। अगर हमने वैसे ही रख दिया तो सिर्फ नीचे नीचे हीट मिलेगी, साइड से तो हीट मिलेगी नहीं, तो वो नीचे नीचे से जल जाएगा। सो दैट इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म हीट फ्रॉम ऑल साइड वी यूज वाटर। ओके, दैट इज वन कॉन्सेप्ट। इसीलिए हमें मैक्सिमम जितने भी हम कुकिंग करते हैं उसमें हम वाटर यूज करते हैं, एज ए हीट एजेंट यूज करते हैं, राइट। बाद में पानी तो उड़ जाता है, पानी तो बॉयल होके चला जाता है, बट वो हीट एजेंट की तरह काम करता है। दैट इज फर्स्ट वन। द सेकेंड थिंग, व्हाई वी यूज द प्रेशर कुकर, मतलब व्हाट हैपन इन द प्रेशर कुकर कि जल्दी खाना बन जाता है। पता है ना तुम लोगों को, ठीक है? प्रेशर बनता है तो फिर खाना जल्दी क्यों बनता है, राइट? वो इस ग्राफ से समझते हैं, राइट। प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, करेक्ट। ये है प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन लाइन, फ्यूजन कर्व। दिस इज ए फ्यूजन कर्व, ये फॉर वाटर है। दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन कर्व। फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड दिस बिकम सब्लिमेशन कर्व। ये तीन डिफरेंट प्रोसेस है, यू नो वेल। फ्यूजन सॉलिड टू नहीं, फ्यूजन इज लिक्विड टू सॉलिड। फ्यूजन का रिवर्स प्रोसेस होता है मेल्टिंग, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। वेपराइजेशन लिक्विड टू वेपर, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन, वेपर टू लिक्विड। देन सब्लिमेशन, सॉलिड टू वेपर, इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका रिवर्स प्रोसेस का नाम होता है हॉरफ्रॉस्ट, राइट, हॉरफ्रॉस्ट। ओके, तो एनीवे यू नीड नॉट टू सब्लिमेशन प्रोसेस। अब ये तीन डिफरेंट प्रोसेस है। इस ग्राफ में इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है और इधर वेपर है। ये तीन पार्ट में ग्राफ डिवाइडेड है, करेक्ट। इस लाइन से इस तरफ लिक्विड है, लाइन के इस तरफ वेपर है, इस लाइन के इस तरफ सॉलिड है, इस तरफ लिक्विड है, एंड सिमिलरली सब्लिमेशन में इस साइड सॉलिड है, इस साइड वेपर है। ये तीनों ग्राफ एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। दैट्स कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, राइट। Triple point is defined as the temperature at which substance coexist in all three states. Substance exists in all three states. देखो, two state में simultaneously तो तुमने देखा ही है हमेशा, बर्फ पानी में तो बर्फ और पानी, ठीक है, बॉइलिंग के टाइम पे स्टीम एंड लिक्विड, बट तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट हैपन्स एट ट्रिपल पॉइंट। और ये ट्रिपल पॉइंट ऐसे नहीं है, यू कैन नॉट अचीव, राइट। ये ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सी पे। द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सी एंड वेरी लो प्रेशर नियरली वैक्यूम, वेरी लो प्रेशर पे, राइट। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट दिस फिनोमिना एट मून बिकॉज वहां प्रेशर नहीं है, राइट। यू कैन फाइंड आउट दिस फिनोमिना बट अर्थ पे उसके लिए आपको प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, करेक्ट। Like somewhat 0.001 kind of atmospheric pressure it is, 0.006 atmospheric pressure पे, ठीक है, तो बहुत कम प्रेशर पे होता है। बट अब इसमें देखो,
ये मैं इससे रेड कलर से बना रहा हूं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वी नो वाटर का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सी, और बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सी। अभी आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट 0 एंड वेपराइजेशन पॉइंट 100। 0 डिग्री सी पे मेल्ट होगा और 100 डिग्री सी पे वेपराइज होगा। नाउ थिंक ऑफ, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं या प्रेशर कम कर देते हैं तो क्या होगा? इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन व्हाट विल हैपन? प्रेशर इंक्रीज किया, मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया और बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया। मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो गया और बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया। ये दो डिफरेंट फेनोमेनास है। बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ने का इंपैक्ट होता है जो हमें प्रेशर कुकर में मिलता है, करेक्ट? कैसे? सपोज दिस टेम्परेचर बिकम, मान रहा हूं मैं जस्ट ए रैंडम फिगर, 130 डिग्री सी सपोज। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हम नॉर्मल पॉट में जब बॉयल करते हैं तो दैट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 होता है। ओके, सो द सब्सटेंस जो हम, वाटर तो हम एज एन एजेंट यूज कर रहे हैं, सपोज आलू ही है, आलू को हीट मिलती है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है 100। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा मिलेगी, ट्रांसफर होगी, और जितना कम होगा उतनी कम होगी। तो 100 डिग्री सी पे होता है जो प्रोसेस होता है। जब हम प्रेशर कुकर में देन टेम्परेचर रीच 130, नाउ द प्रोसेस इज एट 130 डिग्री सी। अब जो प्रोसेस हो रहा है वो 130 डिग्री सी पे हो रहा है, देन कुकिंग विल बिकम फास्टर। तो क्या होगा? कुकिंग फास्टर हो जाती है, राइट? दैट इज द फेनोमेना ऑफ प्रेशर कुकर। द फेनोमेना ऑफ स्टिकिंग ऑफ आइस क्यूब्स। एक बाउल में आइस क्यूब्स डाल दो, बहुत सारे, उठाओ, थोड़ी देर में चिपके हुए मिलेंगे, राइट? व्हाट हैपेंड, जब आपने उनको रखा तो प्रेशर बढ़ गया, एक के ऊपर एक रखा तो वेट आ गया, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो उसी टेम्परेचर पे वो क्या हो गए? मेल्ट हो गए, मेल्ट हो गए। और जब आपने उठाया तो प्रेशर रिलीज हो गया, और प्रेशर रिलीज हो गया वो वापस उसी टेम्परेचर पे फिर फ्रीज हो गए, राइट? उसी टेम्परेचर पे वापस फ्रीज हो गए। सो दीज आर द फेनोमेना व्हिच आर ड्यू टू चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट एंड चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस हैपेंस फॉर द वाटर। ये वाटर के लिए है। फॉर अदर सब्सटेंस सेम होता है, सब कुछ इंक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होने से, और सब कुछ डिक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होने से, फॉर ऑल अदर सब्सटेंस, राइट? ये किसके लिए है? वाटर, और उनके लिए जो मेल्टिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होते हो उनके लिए। और दूसरे सब्सटेंस के लिए जो नॉर्मल सब्सटेंस है विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, उनके लिए ये ग्राफ भी ऐसे ही होगा, यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? ग्राफ बना लो आप। दिस इज अनदर ब्रांच ऑफ दिस चैप्टर, थर्मोमेट्री, right? Thermometry. Thermometry, it is science of temperature and its measurement. टेम्परेचर क्या है और उसका मेजरमेंट क्या होता है? इसको हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है ये, इसको 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, राइट? कौन कौन से? क्रायोजेनिक्स, वेरी लो टेम्परेचर, जहां पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स। टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स कितना है? टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स कितना है? पता ही नहीं तुमको? 4-5 केल्विन, 4-5 केल्विन के अराउंड है टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स, जबकि इतने स्टार्स हैं, ठीक है, तब भी यूनिवर्स का टेम्परेचर 4-5 ही है। क्यों?
क्योंकि यूनिवर्स में मैटर नहीं है ना बीच में। नहीं होती हीट अप तो मैटर होगा, वैक्यूम तो हीट अप थोड़ी होगा, राइट? किसी चीज को गर्म करने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स, उसका कोई असर नहीं। अच्छा तो उधर जाके कर ले, सुनते थे थोड़ा। कोई नहीं, ठीक है। तो देन टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर जहां पे सब कुछ फ्रीज हो जाए, ठीक है। नापेंगे कैसे? तो इसको नापने के लिए थर्मोमीटर, नॉर्मल थर्मोमीटर तो यूज हो नहीं सकता, वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक थर्मोमीटर होते हैं। ये मैं तुम्हें फालतू का ज्ञान दे रहा हूं, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक थर्मोमीटर से मेजर होता है, राइट? मैग्नेटिक थर्मोमीटर क्या होता है? हर सब्सटेंस में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर से चेंज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को मेजर करके हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी वेरिएशन को मेजर करते हैं। कहाँ भाग गई? सुनने में अच्छा लगा ठीक है। सुन लिया होगा ना कि टेम्परेचर वो अबे तो ये 2-4 लाइनें ही तो नहीं, आगे का तो है, जो भी ना सुनने में अच्छा लगा। ठीक है, राइट? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने का तरीका ही एक है, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, ठीक है, और उसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर पे कम, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा, तो वो उसी रेशो में बढ़ता है जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम रेजिस्टेंस नाप लेते हैं तो टेम्परेचर अपने आप नप जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट क्रायोजेनिक्स। सेकेंड इज, उसको नाम थर्मोमीट्री देते हैं, दैट इज मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि हम डील करते हैं, ओके, राइट? इसके लिए जो थर्मोमीटर यूज होते हैं वो हमें मालूम है। डॉक्टर के पास जाओ तो काले वाला होता है, ठीक है, और लैब में जाओ तो पीले वाला होता है, इतना लंबा सा होता है, -10, ठीक है, 110 वाला, राइट? जो वो पीले वाला होता है वो अल्कोहल थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर के पास होता है काले वाला वो मरकरी थर्मोमीटर होता है। इसमें मेजर क्या करते हैं? उनकी लेंथ चेंज होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपैंड होता है मरकरी, तो वो ऊपर को ऐसे जाता है, ऐसे ही अल्कोहल एक्सपेंड होता है, तो कितना ऊपर गया वो नाप लिया, उससे टेम्परेचर नाप जाता है, राइट? उसके अलावा और भी थर्मोमीटर हो गए, जैसे आजकल डिजिटल आ गए, वो क्या है? सेमीकंडक्टर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर से, ठीक है। इसके अलावा गैस थर्मोमीटर्स होते हैं जो लैब में यूज़ होते हैं बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे थर्मोमीटर हैं मॉडरेट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट लो टेम्परेचर के लिए नहीं है। सर वो लेजर वाला अब इतना मुझे नहीं आता, जितना आता था बता दिया, ठीक है। उसके बाद पायरोमीट्री, पायरोमीट्री इज वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, सब कुछ जल जाए, ये सब कुछ फ्रीज हो जाए, ये सब कुछ जल जाएगा, तो कैसे नापेंगे? इसके लिए होता है रेडिएशन थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर। रेडिएशन थर्मोमीटर क्या होता है? जब कोई भी चीज गर्म होती है तो उससे एनर्जी रेडिएट होती है, जैसे सन से हमारे पास जो लाइट आ रही है, दैट इज रेडिएशन। तो हम इन रेडिएशन की इंटेंसिटी मेजर करते हैं, यानी रेडिएशन की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, तो उन स्ट्रेंथ को कंपेयर करके हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। अब ऑब्वियसली सन का टेम्परेचर कितना है किसी ने जाके तो देखा नहीं है और जा भी नहीं सकता, ऐसे अंदाजा लगा ठीक है। तो कैसे वहां से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, मेजर की, उससे पता चल गया कितना टेम्परेचर होगा, ओके। तो ये थर्मोमीट्री की 3 डिफरेंट ब्रांचेस होती है, राइट, जो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दी। अब इससे आगे पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस का काम है। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल क्या है? एक मैन मेड स्केल्स है कि हमने बोल दिया ये वाला टेम्परेचर हमें अच्छा लग रहा है, इसको 0 मान लेते हैं,
उससे नीचे जो होगा वो नेगेटिव हो गया, उससे ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्केल्स हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन स्केल है, ठीक है, वो हो गए सेंटीग्रेड और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये मोस्ट कॉमन स्केल है, करेक्ट। बट कोई भी स्केल हो तो उसमें दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो फिक्स पॉइंट होते हैं जिनसे रेफरेंस लिया जाता है, राइट। फॉर ए स्केल, upper fixed point is boiling point of water. Boiling point of water at atmospheric pressure. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है प्रेशर से, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है। एंड लोअर फिक्स पॉइंट, एंड लोअर मिक्स फिक्स पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसको अपर फिक्स पॉइंट को हम U बोलेंगे और लोअर फिक्स पॉइंट को L। एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और ये भी किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। राइट। तो कुल मिला के जो हम पढ़ते हैं तीन स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज एब्सोल्यूट स्केल, राइट। Now, Celsius scale, lower fixed point, upper fixed point, divisions, यानी upper fixed point और lower fixed point के बीच में कितने डिवीजन हैं। तो सेल्सियस में lower fixed point is 0 डिग्री C, upper fixed point 100 डिग्री C, और इसके बीच में कितने डिवीजन? 100। फ़ारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री F, यानी फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212. So total number of division is 180, right? Then Kelvin scale, absolute scale, lower fixed point 273.15 and upper fixed point 373.15 and number of divisions are 100. मैं ये सब कुछ क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। देखो, 100 डिवीजन ऑफ डिग्री C इक्वल्स 100 डिवीजन ऑफ केल्विन इक्वल टू 180 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट, राइट। ऐसी हुआ ना, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट तो सेम है, तो कितने डिवीजन है? दैट मीन्स 1 degree C change in Celsius equals 1 Kelvin change equals 1.8 degree F change। ठीक है, यानी अगर सेल्सियस में 10 डिग्री चेंज हो गया तो केल्विन में भी 10 डिग्री होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। ओके, सो दैट इज द इक्विवेलेंस, करेक्ट। तो टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट इज 1.8 टाइम्स ऑफ सेल्सियस चेंज। ओके, टेम्परेचर चेंज इन फ़ारेनहाइट इज 1.8 टाइम्स। ओके, बात समझ में आई?
दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिवीजन। मान लो किसी कोई एक पर्टिकुलर स्केल है, उसमें 120 डिवीजन है, दैट मीन्स व्हाट, 1 degree C change equal to 1.2 times change of that particular scale. Understood? Yes, sir. Right. Now अब कैल्विन स्केल के बारे में, कन्वर्जन में ये इससे कर लो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 of temperature in Celsius plus 32. That is conversion from Celsius to Fahrenheit. बाकी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। 1 सेल्सियस टेम्परेचर कैल्विन में वर्ब कैल्विन नहीं होता। नहीं, तुम लोग अजीब अजीब नजरों से देख रहे हो। 10 डिग्री C is equal to 10 plus 273 कैल्विन। ये बात समझ में आई? 10 डिग्री C टेम्परेचर इज 10 plus 273 कैल्विन। ये समझ में आ गया? यानी 10 डिग्री C टेम्परेचर 283 कैल्विन के बराबर होता है। बट 10 डिग्री C चेंज इक्वल 10 कैल्विन चेंज, यानी चेंज में इक्वल होता है, टेम्परेचर में इक्वल नहीं होता। क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूं, तुम कुछ भी सुनते हो। सही समझ में आ गई? हाँ। अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज होगा तो 10 केल्विन का चेंज होगा। हाँ, चेंज इज डिफरेंट थिंग, टेम्परेचर इज डिफरेंट थिंग। ओके, इसलिए तुम याद करो, अभी जब हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे तो डिग्री सी में हो या केल्विन में हो, हम चेंज ले रहे थे तो इक्वल होता है। समझ गए? राइट। नाउ एब्सोल्यूट स्केल किसका? Kelvin. What is this absolute, मतलब why it is absolute scale? सर क्योंकि सर बिल्कुल इसका जीरो negative नहीं पे होता। कोई भी मतलब एक्टिविटी मतलब खत्म हो खत्म जाता हो गया, कुछ नहीं पता तुम लोगों को, हम ही फैक्टर है तो। जीरो जाती है। Absolute, मतलब इसके नेगेटिव नहीं होता। absolute नाम इसलिए कि this is not with any reference, ठीक है? Absolute means the exact value is this, ठीक है? जबकि बाकी सब स्केल रेफरेंस से हैं। तभी डिग्री सेल्सियस लाइक जैसे डिग्री सी में एक रेफरेंस ले लिया 0 विच इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसे ही केल्विन फ़ारेनहाइट में एक रेफरेंस 0 कुछ और है, ठीक है? तो उससे कम हो गया तो नेगेटिव, उससे ऊपर हो गया तो पॉजिटिव, लेकिन केल्विन में नेगेटिव नहीं होगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव तभी होती है जब रेफरेंस से होती है, अदरवाइज नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ना। नेगेटिव, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो नेगेटिव जब भी होगा तो हमेशा रेफरेंस पे होता है। एब्सोल्यूट इज समथिंग, एब्सोल्यूट मतलब दुनिया में कितने आदमी हैं, नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो एब्सोल्यूट स्केल क्या है? ये कुछ साइंटिस्ट ने एक पीवी डायग्राम बनाया, पीटी डायग्राम, ठीक है? तो व्हाट दे फाइंड कि ये 0 डिग्री सी है ना, ये 0 डिग्री सी और ये उससे ऊपर। सो देन उन्होंने कुछ पर्टिकुलर लाइंस बनाई, वो ड्रॉ किया डायग्राम, और फिर उनको पीछे मिलाया, तो पता चला जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए सब जाके एक ही पॉइंट पे मिले, ठीक है? यानी ये एक पॉइंट ऐसा है जिस पे अकॉर्डिंग टू लाइंस ड्रॉन नॉट अचीव्ड, 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट अचीव्ड येट, राइट? तो यहां पे सारी लाइन मिली, तो इसको एब्सोल्यूट 0 नाम दे दिया। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट 0, जिस पे सब कुछ 0 हो जाएगा, ऐसा एज्यूम कर लिया। ओके, लाइक ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है। So when they draw, it comes like this, ऐसे,
डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में दे गॉट इट लाइक दिस। तो ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ पे इस लाइन पे मिला, तो जीरो वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, कुछ है तो है। तो ये मान लिया कि जीरो वॉल्यूम हो गया तो टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट जीरो हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। अब इसके ऊपर टेम्परेचर पॉजिटिव में है, ठीक है। और जब ये जीरो देखा तो ये टेम्परेचर था माइनस में, कितना, -273.15 डिग्री सी, ठीक है। सो इन डिग्री सी -273.5 इज कॉल्ड 0 केल्विन, ओके। तो अकॉर्डिंगली 0 डिग्री सी इज इक्वल टू बिकम 273.15 केल्विन। तो 0 डिग्री सी टेम्परेचर को 273.15 केल्विन दिया अकॉर्डिंगली। हाँ तो सी है, ये सी में है, वो फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो होगा। ये 0 केल्विन है और -273.15 डिग्री सी है। इतना समझ में आ गया, राइट। अब ये तो थोड़ा बोरिंग था, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। किसको नींद आ रही है, राइट। दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज। लास्ट क्लास में पढ़ाया था टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, याद है? हाँ, इसका इन थ्योरी से लेना देना है। नेक्स्ट क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है ना? पेपर है ना, टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, टेस्ट है नहीं है। मंडे को है सर, वो आपको कब याद है? फ्लूइड्स पूरा सर फ्लूइड्स ओनली, सॉलिड नहीं है। सॉलिड भी है, नहीं है, सॉलिड नहीं है। अभी तो आपने फ्लूइड्स, कब मैंने ऐसे किया पूरा फ्लूइड, अब तो सॉलिड ठीक है। अरे क्या है, मैंने पहले ही बता रखे जो जो क्वेश्चन आएंगे। जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने बता दिया था, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ सब देते हैं तो मैं तो दूंगा ही कम से कम। उसमें छत उड़ानी है, बर्नौलीज थ्योरम में और मुंह बंद, नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसी समझ लो। ये दो डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन रिजल्ट आउटपुट सेम है। दो डिफरेंट प्रोसेस है बट रिजल्ट आउटपुट सेम है। दोनों ही में क्या होता है, लिक्विड से वेपर कन्वर्जन होता है। वन इज बॉइलिंग, अनदर इज इवापोरेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? बॉइलिंग हैपन्स at a fixed temperature. Like for water, if we talk about, this happens at 100 degrees C. So boiling at fixed temperature, 100 degrees C for water at atmospheric pressure, and evaporation at any temperature, whatsoever the temperature may be. ठीक है, whatsoever the temperature may be, उस पर evaporation हो जाता है। हाँ? हाँ, कपड़े नहीं सूखते घर में, नेगेटिव हो तो जम जाएगा पानी। पानी तो होना चाहिए ना, सॉलिड से वेपर थोड़ी बना रहे, लिक्विड से वेपर बना रहे, ठीक है। तो लाइक कपड़े सूखते हैं ना, इवापोरेशन से सूखते हैं। हम नहा के आते हैं, पानी सारा सूख जाता है, इवापोरेशन से होता है। राइट, मारने का मन कर रहा है ना। तो लाइक चलो बॉइलिंग पॉइंट पे हमने हीट दी, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई मॉलिक्यूल्स की, और वो काइनेटिक एनर्जी से एस्केप कर गए, ठीक है, सरफेस से एस्केप कर गए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल गई। बट इवेपोरेशन में कैसे हुआ? ऊपर ऊपर की लेयर हो जाती है। मैं बता दूं? ओके। इवेपोरेशन में कैसे हुआ? लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब अलग अलग स्पीड पे होते हैं। गैस में भी
स्पीड सेम नहीं होती सारे मॉलिक्यूल की, ऐसे ही लिक्विड में भी हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग होती है। तो सपोज ये सरफेस पे पानी गिरा, ये कुछ पानी गिरा सरफेस पे, अब इसमें जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल है वो निकल गए, जो हाई स्पीड मॉलिक्यूल थे वो फ्लाई कर गए। अब हाई स्पीड मॉलिक्यूल फ्लाई कर गए तो ओवरऑल एनर्जी लिक्विड की कम हो गई, तो लिक्विड का टेम्परेचर कम हो गया। ओके, मान लो जिस सरफेस पे ये है उस सरफेस का टेम्परेचर 27 था और इसका भी टेम्परेचर 27 था ऑब्वियसली। अब जैसे ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल गए तो ये टेम्परेचर कम हो गया, मान लो 26 हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया तो इधर से हीट इधर जाएगी, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, फिर वो निकल जाएंगे, फिर टेम्परेचर कम होगा, फिर वो इधर से हीट लेंगे। कहां से? जिस सरफेस पे वो है, जिस सरफेस पे है वो उससे हीट लेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस व्हाइल बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ग्रेजुअली हीट कलेक्ट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, उड़ जाते हैं, फिर और मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे वो उड़ जाएंगे, फिर और मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे वो उड़ जाएंगे। अब पता चला नहा के आने के बाद ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो जो पानी इवेपोरेट हो रहा है ना वो हमारी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। और स्पिरिट में हाथ डालो, बहुत मस्त ठंडा लगता है एकदम। अबे पेट्रोल में डाल ले तू पेट्रोल में हाथ डालो, बाहर निकालो, पेट्रोल इवेपोरेट होता है तो बहुत एकदम से ठंडा लगता है हाथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत फास्ट इवेपोरेट होता है, तो बहुत तेजी से हीट ड्रॉ करेगा। हमारी बॉडी से जितनी तेजी से हीट विड्रॉ होगी उतना ज्यादा हमें ठंडा लगेगा, राइट। वी फील कोल्ड और हॉट जब हीट का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम की बात बताता हूँ। सर्दियों में स्टील की चेयर पे बैठने में ठीक है, और गर्मियों में स्टील की चेयर पे बैठने में, दोनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन वुड में दोनों में ही प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। जबकि कोई भी चीज अगर सराउंडिंग में है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होता है। मान लो सर्दियां हैं, ये चेयर है स्टील वाली और ये चेयर है वुड वाली, तो सर्दियां हैं तो दोनों का ही टेम्परेचर 12 डिग्री सी है, 12 डिग्री सी है। लेकिन इसको छुएंगे तो ये ठंडा लगेगा, इसको छुएंगे तो नहीं लगेगा। इसको छूने से ठंडा क्यों लगता है, उसको छूने से क्यों नहीं लगता, जबकि टेम्परेचर तो दोनों का 12 है, इक्वल है। क्योंकि इससे हीट ट्रांसफर हो जाता है, वुड से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट, तो वुड हीट दे नहीं पाता और स्टील एकदम से हीट दे देता है, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, स्टील हमारी बॉडी से हीट लेता है एकदम से, और ऐसी जब गर्म होगा तो वो हमें हीट देगा, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा भी लगता है और कम भी लगता है, राइट। दैट इज वन फेनोमेना, इवेपोरेशन। समझ में आ गया? एंड वन फेनोमेना, एक होता है गैस और एक होता है वेपर। ओए चुप कर। एक होता है गैस और वेपर, दोनों ही गैसियस स्टेट होती है। गैस भी वेपर भी दोनों गैसियस स्टेट होती है। गैसियस स्टेट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट ऑल बाउंड इन एनी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द गैसियस स्टेट। तो ये दोनों ही गैसियस स्टेट होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर वेपर को सिर्फ टेम्परेचर लो करके वापस लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को नहीं कर पाते, प्रेशर भी करना। ठीक है, नहीं। एक होता है बिना टेम्परेचर चेंज किए लिक्विफाई करना, बिना टेम्परेचर चेंज किए लिक्विफाई करना। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, while vapor can be liquefied without change of temperature, right? Liquefied gas, liquefied vapor, वेपर को हम बिना टेम्परेचर चेंज करे किए
सिर्फ प्रेशर चेंज करके लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है, बिना टेम्परेचर चेंज के। लेकिन गैस को बिना टेम्परेचर चेंज के सिर्फ प्रेशर चेंज करके लिक्विफाई नहीं कर सकते। एवरी गैस इज अ वेपर अबव अ सर्टेन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पहले वो वेपर है और फिर एक क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको अगर गैस को वेपर में कन्वर्ट करना है तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा, राइट? और वेपर को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ले जाना पड़ेगा। सो देयर इज ए टेम्परेचर दैट सेग्रीगेट द बोथ, राइट? व्हाट इज दैट टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट? चलो